गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी थोड़ी देर में ये प्रोग्राम को स्टार्ट हम करते हैं। नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर अभिषेक नमन हार्ट कंकड़बाग पटना से। जैसा कि पिछले हफ्ते पिछले के पिछले हफ्ते हमने शुरू किया था प्रोग्राम जो हृदय में वाल्व्स होती हैं, वाल्व्स की बीमारियों के ऊपर, जिसमें पहला सेशन 2 हफ्ते पहले हमने मिट्रल वाल्व के ऊपर किया था, जिसमें कि मिट्रल स्टेनोसिस, जिसमें मिट्रल वाल्व जो ये वाली वाल्व है आपकी, ये बाएं तरफ के ऊपर और नीचे के चैम्बर को जोड़ने वाली वाल्व है मिट्रल वाल्व, इसके सिकुड़न की और इसके लीकेज की बारे में बात की थी। इससे क्या क्या परेशानियां होती हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं और उसका इलाज किस तरीके से होता है, बैलूनिंग और जो ओपन हार्ट सर्जरी करके वाल्व रिप्लेसमेंट की जो ट्रीटमेंट है प्लस दवाइयाँ हैं, उसके बारे में हमने चर्चा किया था। अब आज के सेशन में हम लोग दूसरे वाल्व पे डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है ऑर्टिक वाल्व। तो हम लोग उस पे अभी डिस्कशन करेंगे। ऑर्टिक वाल्व एक्चुअली पोजीशन कहाँ पे होता है मैं पहले समझा देता हूँ। जो हमारा बाएं तरफ का ऊपर का चैम्बर और बाएं तरफ का नीचे चैम्बर है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, इसके बीच में मैंने बताया था कि माइट्रल वाल्व है। ये जो वाल्व आप देख रहे हैं, अब ये जो नीचे का चैम्बर है बाएं तरफ का, लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ से जो सबसे बड़ी नस निकलती है जो पूरे शरीर में आपको ब्लड लेके जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्टा। और ये जो ऑर्टा स्टार्ट होती है उसके बिगिनिंग में ही एक पत्ते की तरह का स्ट्रक्चर होता है, जो 3 पत्ते के स्ट्रक्चर से बना होता है, ट्राइलिफ्लेट स्ट्रक्चर होता है। इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्टिक वाल्व। ये ऑर्टिक वाल्व का काम क्या है कि जब ब्लड बाएं तरफ के नीचे वाले चैम्बर से, ये जब चैम्बर पंप करेगा, सिकुड़ेगा, तो ब्लड को आसानी से इस वाले नस में, जिसको हम लोग ऑर्टा बोलते हैं, जो मेजर नस है, पूरे बॉडी का सबसे बड़ा नस है, उसमें आसानी से ब्लड को जाने देगा और वहां से पूरे डिफरेंट बॉडी में आपके ब्लड का सर्कुलेशन पहुंचेगा। तो ये वाल्व आसानी से ब्लड के फ्लो को अलाउ करता है फॉरवर्ड जाने के लिए, मतलब बाएं तरफ के नीचे के चैम्बर से आगे की तरफ जो सर्कुलेशन हो रहा है, इस वाले डायग्राम से अगर समझाएं तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल का चैम्बर है, बाएं तरफ का नीचे का चैम्बर। यहाँ पे मैंने बाएं तरफ के ऊपर का चैम्बर आपके समझने के लिए हटा दिया है यहाँ से, और यहाँ से जो मेन नस निकल रही है जो पूरे बॉडी में ब्लड लेके जा रही है, ये ऑर्टा कहलाती है। और यहाँ पे कमर पे आके दोनों पैरों के लिए नसें नसें बट गई, और यहीं से आपके हाथों के लिए नस निकलती है दाहिने तरफ, यहाँ पे ब्रेन के लिए निकलती है नस, आ, दाएं तरफ और बाएं तरफ के लिए, यहाँ से बाएं तरफ के हाथों के लिए, यहाँ से किडनी और हाथों के लिए, इंटेस्टाइन के लिए नसें निकलती हैं। तो ये जो ऑर्टा नस है, जो सबसे बड़ी धमनी होती है हार्ट के अंदर, बॉडी के अंदर की, वो आपके पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई लेके जाती है। और उसको स्टार्टिंग में जो मैंने ये ब्लू कलर का स्ट्रक्चर बनाया है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्टिक वाल्व। ऑर्टिक वाल्व का काम मैंने बताया कि जब ये चैम्बर पंप कर रहा है, तो ये वाल्व आप देख रहे होंगे कि दोनों साइड से खुला हुआ है, और रास्ता जो ऐसे पहले बंद था, ये पूरी तरह से ओपन हो गया और ब्लड आसानी से आगे की तरफ पंप करके बाहर निकल जाता है। जब इस इसकी पंपिंग बंद हो जाती है, खत्म हो जाती है, और ये फैलना शुरू करता है, तो ब्लड में एक टेंडेंसी होती है कि वो नीचे की तरफ गिरना शुरू हो सकता है। उस समय ये क्या होता है कि जो वाल्व आपका खुला था, ये वापस से आके यहाँ पे बंद हो जाता है, और इस ब्लड के बैक फ्लो को एक रुकावट पैदा करता है, जो नॉर्मली होना चाहिए, ताकि ब्लड नीचे के चैम्बर में ये पंप जो किया था उसने आगे की तरफ, वापस से न गिरे और आपके ब्लड सर्कुलेशन में आगे की तरफ ब्लड चलता चला जाए। जब ये परेशानियां होती हैं इसमें, तो इसको हम लोग ऑर्टिक वाल्व डिजीज बोलते हैं। ये दो तरह की परेशानी हो सकती है। एक परेशानी होती है ऑर्टिक स्टेनोसिस, जैसे माइट्रल स्टेनोसिस में मैंने बताया था, माइट्रल स्टेनोसिस जो वाल्व की सिकुड़न थी, उसी तरह से ऑर्टिक स्टेनोसिस, जब इस वाले वाल्व की आपकी साइज जो नॉर्मली होनी चाहिए वो सिकुड़ के छोटी हो जाए, तो उसको हम लोग ऑर्टिक स्टेनोसिस बोलते हैं। अब
ये उसको समझाने के लिए मैं बताता हूँ कि अगर मान लीजिए ये एरिया है जिससे कि ब्लड को सर्कुलेशन इधर से पार करना है, इधर से निकल के ब्लड ऑर्टा की तरफ जाना है। अगर ये छोटा हो कि इतना छोटे साइज का हो जाए या बीच के साइज का हो जाए तो हम लोग ऑर्टिक स्टेनोसिस बोलते हैं। साइज जितना छोटा होता जाता है उतना सीवियर या उतना ही जब गंभीर ऑर्टिक स्टेनोसिस की बीमारी हम लोग बोलते हैं। और ये क्या करता है कि जब ब्लड ये पंप कर रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल का चैम्बर, बाएं तरफ के नीचे का चैम्बर, तो यहाँ पे सर्कुलेशन जो मैंने बताया कि आसानी से ब्लड को पंप करना चाहिए बिना किसी रुकावट का, यहाँ पे एक रुकावट पैदा करता है फॉरवर्ड फ्लो के लिए, आगे फ्लो के लिए। और आगे की तरफ ब्लड कम पहुंच पाता है जिसके कारण डिफरेंट सिम्टम्स हो सकते हैं, मैं थोड़ी देर में वो बताऊंगा। और दूसरा कि जब ये रुकावट पैदा कर रही है ये वाली भाल्व अगर, तो ये ज्यादा ताकत लगाता है ब्लड को आगे पहुंचाने के लिए। इसके चलते इस वाले चैम्बर का साइज धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और ये चैम्बर मोटा होता जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, है ना। ये कॉन्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी, चारों तरफ से हाइपरट्रॉफी होगी, धीरे धीरे ये चैम्बर मोटा होता चला जाएगा और धीरे धीरे एक स्टेज आएगा जिसमें कि इस चैम्बर की पंपिंग भी धीरे धीरे नॉर्मल 60% होती है वो डाउन शुरू होनी शुरू हो जाएगी। तो ये मैंने बताया कि ऑर्टिक वाल्व एक्चुअली होता कहाँ पे है, उसका फंक्शन क्या है और उसमें क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, थोड़ा सा मैंने बताया। अब ऑर्टिक स्टेनोसिस जो सिकुड़न है उसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो चूंकि ये ब्लड के फ्लो को रिकॉर्ड पैदा कर रहा है, तो दो चीजें होंगी, आगे ब्लड कम पहुंचेगा और यहाँ पे ब्लड ज्यादा रुकेगा या ज्यादा प्रेशर के साथ रुकेगा। तो इसके कारण क्या होगा कि जब यहाँ ब्लड ज्यादा रुकेगा, तो मैंने जैसे बताया था हर बहुत सारे सेशंस में बताया है कि अगर पानी पटाने का पाइप है जो हम बागवानी के लिए यूज करते हैं, अगर उसके आगे का मुंह बंद कर दें तो वो पीछे की तरफ ब्लड फेंकेगा। अब यहाँ से ऑर्टा, दूसरे डायग्राम पे आते हैं, ऑर्टा से अगर ब्लड जाना है और यहाँ पे रुकावट पैदा हो गई तो ब्लड यहाँ पे ज्यादा प्रेशर से रुकेगा और ज्यादा मात्रा में रुकेगा, और इसका बैक प्रेशर का इफेक्ट इस वाले चैम्बर पे पड़ेगा और इसका बैक प्रेशर का इफेक्ट ये जो फेफड़े से ब्लड सफाई होकर लौट रही है इस वाले चैम्बर पे पड़ेगा, और यहाँ पे फेफड़े के अंदर पानी इकट्ठा होकर जिसको हम लोग पल्मोनरी एडिमा बोलते हैं, सांस फूलने की समस्या बढ़ती जाएगी। शुरू में ये बिल्कुल एसिम्टोमेटिक बिना किसी सिम्टम का होगा और धीरे धीरे जैसे जैसे बीमारी बढ़ेगी वैसे वैसे लंग्स के अंदर पानी इकट्ठा होने की टेंडेंसी ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि रुकावट ज्यादा हो रही है आगे ब्लड जाने के लिए, तो पीछे की तरफ ज्यादा ब्लड रुकेगा और लंग्स में पानी के इकट्ठा होने की चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे और धीरे धीरे चलने पे परेशानी होगी, फिर कम दूर चलने पे ही परेशानी होगी और एक स्टेज आएगा जिसमें कि आपको बैठे बैठे परेशानी होने लगेगी। और साथ में जब आप लेटेंगे और लेटने के साथ ही आपको परेशानी बढ़ जाएगी। तो पहला सिम्टम होगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस फूलने की दिक्कत। दूसरा है कि जब आपको ब्लड आगे कम पहुंच रहा है तो आगे कम ब्लड जाने के कारण जब ब्रेन में ब्लड कम पहुंचेगा तो उसके चलते बेहोशी या मेंटल क्लाउडनेस, थोड़ा कंफ्यूजन वाला स्टेट रहेगा और बार बार बेहोशी होने के भी चांसेस रहेंगे। यहीं से ऑर्टिक वाल्व के ठीक बाद हमारा हार्ट की नसें भी यहाँ से निकलती हैं, जो हृदय की धमनियों को हृदय की धमनियां यहाँ से निकल के हृदय के दीवार को प्रोवाइड करती हैं ब्लड। तो जब ब्लड आगे कम पहुंच रहा है तो इसके अंदर भी ब्लड, हार्ट के जो अपनी धमनियां है उसके अंदर भी ब्लड कम पहुंचेगा, उसके चलते जब आप चलेंगे तो सीने में भारीपन, दर्द का होना, जो ब्लॉक के सिम्टम्स होते हैं वैसे सिम्टम्स भी आ सकते हैं। हो सकता है पेशेंट को कोई ब्लॉक नहीं हो, लेकिन चूंकि आगे ब्लड कम पहुंच रहा है और उसके कारण जो हार्ट की धमनियां हैं, हृदय की धमनियां हैं, उसमें भी ब्लड कम पहुंच रहा है, क्योंकि वाल्व के बाद ही उसका ओरिजिन होता है। तो उस कंडीशन में आपको सीने में दर्द की शिकायत हो सकती है जब चलते हैं, थकावट हो सकती है, धड़कन की परेशानी हो सकती है। आपको जब एक्सरसाइज करेंगे तो एक्सरसाइज का जो टॉलरेंस होता है, आप जल्दी थक जाएंगे और जल्दी आप काम से थक के रुकने की टेंडेंसी होती है। दूसरा है कि जब डॉक्टर एग्जामिन करते हैं तो उनको एक अलग तरह की आवाज़ सुनाई देती है जिसको हम लोग बोलते हैं मरमर, जब आले से एग्जामिन करते हैं या हाथ के पंजों से एग्जामिन करते हैं तो। और जब पेशेंट एक बार इस तरह के पेशेंट्स को अगर सिम्टम आने लगे तो उस तरह के पेशेंट्स को यूजुअली अगर ट्रीटमेंट नहीं किया गया जल्दी तो प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी नहीं होती है। अब मैं आता हूँ कॉजेज पे। तो कॉजेज में एक तो होता है कि एज रिलेटेड डिजेनरेटिव चेंजेस जो
बॉडी के हर पार्ट में होता है, उसी तरह से ऑर्टिक वाल्व पे भी होता है। और ये नॉर्मली मैंने बताया कि ये वाल्व नॉर्मली 3 पत्ते का होता है। तो 3 पत्ते का अगर वाल्व है तो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है वाल्व का। कभी कभी होता है कि 2 पत्ते में से एक पत्ता बहुत ही छोटा होता है, जिसमें इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि 2 पत्ते बड़े बड़े हैं और तीसरा पत्ता बहुत ही छोटा है। तो इसमें जो डायनेमिक्स हैं, हेमोडायनेमिक चेंजेज हैं, जो प्रेशर क्रिएट होता है वाल्व के आसपास, वो वाल्व को जल्दी डैमेज करता है, क्योंकि नॉर्मल नॉर्मल प्रेशर का जो ग्रेडियंट है, प्रेशर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल वाल्व पे एक तरीके का होता है, लेकिन जब एक वाल्व एक पत्ती छोटी है उसकी तो वो डिफरेंट तरीके का होता है, और उसका डैमेज या वियर एंड टीयर जिसको हम लोग बोलते हैं ज़्यादा जल्दी होता है। तो जो डिजेनरेटिव एज रिलेटेड चेंजेस हैं, बाइक स्पीड वाल्व, जो इस तरह के वाल्व जिसमें 2 पत्ते ही मेनली हैं, उसमें थोड़े जल्दी आते हैं कंपेयर टू 3 पत्ते वाले वाल्व के, ट्राइलिफ्लेट वाल्व के। तो इस तरह के पेशेंट्स जब स्टेनोसिस में सिकुड़न में जाते हैं तो उनका जो एज होता है यूजुअली 60 to 70 ईयर्स की एज में होता है। बट इस तरह के पेशेंट्स अगर बाल की सिकुड़न में जाते हैं तो वो ये 50 to 60 ईयर्स या 40 to 60 ईयर्स में, और कभी कभी चाइल्डहुड एज ग्रुप में भी ये सिकुड़न हो सकती है। कभी कभी 3 पत्ते के बदले 2 पत्ते मैंने बताया, कभी कभी एक पत्ते का ही भाल होता है, और वो ज्यादा सीवियर कंडीशन इमीडिएटली बच्चा जन्म लेता है और इस तरह की स्टेनोसिस हमें मिलती है, और इमिडिएटली उसको ऑपरेट करने की भी नौबत आती है। तो इस तरह के भी बच्चे होते हैं। तीसरा है कि एक बीमारी मैंने बताई थी मेट्रल स्टेनोसिस के केस में, रिमेटिक हार्ट डिजीज। तो रिमेटिक हार्ट डिजीज में मोस्ट कॉमन जो वाल्व इन्वॉल्व होता है वो है मेट्रल वाल्व। और मेट्रल वाल्व के बाद जो सेकंड मोस्ट कॉमन, दूसरा मोस्ट कॉमन वाल्व जो इन्वॉल्व होता है वो होता है ये ऑर्टिक वाल्व। तो ऑर्टिक वाल्व में भी सिकुड़न या लीकेज की समस्या हो सकती है रिमेटिक हार्ट डिजीज के कारण। और कभी जब कैंसर के पेशेंट हैं उनको रेडिएशन थेरेपी चल रही है, किडनी के पेशेंट्स हैं उनमें जो मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं उसके चलते भी ये भाल में सिकुड़न की समस्या आ सकती है। जो डायग्नोसिस के पर्पज से हम लोग क्या करते हैं, जब आप डॉक्टर को मिलते हैं, जो डॉक्टर हम उसको थॉरली एग्जामिन करते हैं, पल्स, ब्लड प्रेशर देखते हैं, हाथ से पल्पेट करके पूरी चेस्ट को देखते हैं और आला लगा के सुनते हैं, उसमें अलग तरह की आवाज़ सुनाई देती है जिसको हम लोग सिस्टोलिक मरमर बोलते हैं। और जो पल्स होते हैं, कैरोटिड पल्स वगैरह, ये सब आपके जो गर्दन की पल्स होती हैं, हाथों की पल्स होती हैं, वो धीमी मिलती हैं थोड़ी। इकोकार्डियोग्राफी जो मेन डायग्नोस्टिक टेस्ट है हमारा, इकोकार्डियोग्राफी करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी करते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में आपके ये वाले चैम्बर की मोटाई आपको साफ साफ, जिसको लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपोट्रोफी हम लोग बोलते हैं, वो क्लियर दिखती है। ये और कारणों से भी हो सकती है, बट ये भी एक कारण है ऑर्टिक वाल्व स्टेनोसिस। प्लस ये वाल्व का सिकुड़न, इसमें कैल्शियम या फाइब्रोटिक जो चेंजेस होते हैं वो क्लियर दिखते हैं। और वाल्व के आस पार आर पार जब ब्लड फ्लो इस और इस चैम्बर के बीच का जो एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है वो साफ साफ हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सरे हम लोग देख सकते हैं। और बहुत बारी जरूरत होती है कि मान लीजिए ये डिसाइड किया हमने कि ये पेशेंट वाल्व की सर्जरी के लिए जाएगा, तो हम लोग कार्डियक कैथेटराइजेशन कैथ लैब के अंदर करते हैं, जिसमें कि कोरोनरी एंजियोग्राफी करते हैं। और अगर इसके सिवियरिटी पे कोई डाउट है हमें कि कितना सीवियर है, कितना ज्यादा प्रॉब्लम है, तो हम लोग कार्डियक कैथेटराइजेशन करके भी इसकी सिवियरिटी को डिसाइड कर सकते हैं। मैनेजमेंट में, ट्रीटमेंट में मैं आऊँ तो यूजुअली शुरू में पेशेंट्स एसिम्टोमेटिक होते हैं, कोई सिम्टम नहीं होते हैं, बट इसके प्रोग्रेशन के लिए भी कुछ दवाइयाँ हम लोग देते हैं। कुछ दवाइयाँ हम लोग जो सिम्टम्स होते हैं उससे रिगार्डिंग भी देते हैं, जैसे सांस फूलने की प्रॉब्लम है तो हम लोग डायबिटिक्स लैसिक्स या डाइटोर के फॉर्म में देते हैं। और कोई भी ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है, बड़ा कॉमन सवाल होता है लोगों में कि दवाइयों से ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता है। यूजुअली ये बीमारी दवाई से ठीक नहीं होती, उसके प्रोग्रेशन को हम लोग थोड़ा स्लो कर सकते हैं दवाइयों के थ्रू, बट उसको रोक नहीं सकते या रिवर्स नहीं या वापस ठीक नहीं कर सकते। सिम्टम के हिसाब से उसकी मैनेजमेंट करते हैं, धड़कन को कंट्रोल करना, सांस के लिए डायबिटिक्स या जो डाइटोर या लेसिक्स के फॉर्म में आता है उसको प्रिस्क्राइब करना। और कुछ कुछ दवाइयाँ अवॉइड करनी होती हैं, वो डॉक्टर के अपने जुरिस्डिक्शन पे है कि वो किस तरह से एवेलुएट करके दवाइयों का डिसीजन लेता है। और जो भी साथ में अदर कोमोर्बिडिटीज़ हैं, जैसे कि बी ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, और अगर हार्ट की नसों में ब्लॉक हो गया तो उसको भी हम लोग ट्रीट करते हैं। अब ट्रीटमेंट पे अगर मैं आऊँ तो ट्रीटमेंट में पहला तो मैंने मेडिकल मैनेजमेंट बताया जो सिम्टम बेनिफिट के लिए है, लेकिन
डिफिनिटिव ट्रीटमेंट, रियल ट्रीटमेंट होता है कि इस वाल्व को अगर सिम्टोमेटिक है पेशेंट, सीवियर है, ये सिकुड़न सीवियर है, जैसे ये अगर वाल्व की साइज है इतनी छोटी हो गई और पेशेंट को सिम्टम है इन स्पाइट ऑफ ऑल द मेडिकेशंस, तो हम लोग वाल्व रिप्लेसमेंट के लिए प्लान करते हैं। अब वाल्व रिप्लेसमेंट इसमें मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा कि दो तरीके से हो सकता है, इस पे मैं अलग से एक सेशन भी करूंगा। एक होता है कि जो आपका अम, पहले से चला आया है, जिसको हम लोग ओपन हार्ट सर्जरी करके ट्रीट करते हैं, जिसमें कि चेस्ट को ओपन करते हैं, हार्ट को ओपन करते हैं और भाल्व को, पुरानी भाल्व को, ये वाली भाल्व को काट के निकाल दिया जाता है और एक नई भाल्व को वहां पे इम्प्लांट कर दिया जाता है। वो भाल्व दो तरीके का हो सकता है, मेटेलिक भाल्व जिसकी ड्यूरेबिलिटी या आगे चलने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, 25-30 साल भी चल सकता है, और दूसरा होता है बायोलॉजिकल वाल्व, टिश्यू वाल्व। तो उसके वो ज़्यादा एज के पेशेंट्स में हम लोग यूज़ करते हैं, उसके अपने बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स हैं, वो उसके डिटेल में मैं अभी नहीं जा रहा हूँ। तो पहला हो गया सर्जिकल वाल्व रिप्लेसमेंट। दूसरा हम लोग करते हैं टावर, जिसको बोलते हैं ट्रांस कैथेटर ऑर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि सपोज कीजिए कि ये वाला वाल्व हमें रिप्लेस करना है, तो इस वाली नस के थ्रू, ये जो पैर की नस है जिसको हम लोग फीमोरल आर्टरी बोलते हैं, इस वाली नस के थ्रू एक कैथेटर लेके जाते हैं, वायर लेके जाते हैं और इसके आर पार एक वायर को रखते हैं। इसको फिर बैलून से हम लोग डायलेट करते हैं, जिसको हम लोग बैलून वाल्वोप्लास्टी बोलते हैं, और उसके बाद एक प्रॉपर साइज का वाल्व, जो भी हमें सीटी स्कैन के रिपोर्ट के हिसाब से तय करना होता है, और वाल्व का किस तरह का यूज करना है वो भी सीटी स्कैन के रिपोर्ट से तय करना होता है। इस वाल्व को इसी विधि से हम लोग जाके, इसी तरीके से जाके यहाँ पे एक वाल्व को इम्प्लांट करते हैं और उसको वहाँ पे डिप्लॉय कर देते हैं या लगा देते हैं, और फिर पूरे सिस्टम को लेके बाहर आ जाते हैं। ये बहुत ही अच्छी विधि पिछले 12-13 साल में आई है, और 2012 में पहला ये केस हुआ था, और उस समय से ये मतलब ये दिन प्रतिदिन इसकी इंडिकेशन बढ़ती जा रही है, और ये बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है आज के डेट में। लेकिन सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक ये है कि काफ़ी महंगा है एक्चुअली, 15 से 20 लाख रुपए का मिनिमम खर्च आता है इस तरह के टावर वाले केसेस में। बट पेशेंट को बहुत आसानी होती है, इमिडिएटली वो 2 से 3 दिन में पेशेंट डिस्चार्ज हो सकता है, और कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन के चांसेस जो सर्जिकल वाल्व रिप्लेसमेंट के साथ है, या बहुत एल्डरली पेशेंट है जिसमें सर्जिकल ओपन हार्ट सर्जरी करके वाल्व को रिप्लेस नहीं किया जा सकता, उसमें ये बहुत ही मददगार साबित होती है। किसी किसी पेशेंट में, जैसे कोई बच्चा है और अभी उसने अपने एडल्ट साइज को गेन नहीं किया है, जैसे 5 साल 7 साल के बच्चों में भी ये सिकुड़न कभी कभी आती है, तो उसमें हम लोग इनिशियली बैलवुलोप्लास्टी करके, बैलूनिंग करके, इसके आर पार एक तार वायर रख के, इसके ऊपर बैलून रख के उसको डायलेट कर देते हैं, ताकि 2 साल 4 साल बच्चे का काम चलता रहे, और एक पर्टिकुलर एज जिसमें कि एडल्ट साइज का बाल बड़े मतलब जैसे हम एज बढ़ता है हमारा बचपन के हिसाब से, तो धीरे धीरे हमारा साइज बढ़ता है, और हार्ट का भी साइज बढ़ता है, हार्ट के वाल्व का साइज भी बढ़ता है। तो अगर बचपन में हमने वाल्व रिप्लेसमेंट कर दिया, तो उसको आगे चल के उस वो जो छोटा वाल्व हमने बचपन के एज के हिसाब से लगाया है, वो आगे चल के वो साइज उसके लिए बहुत छोटा पड़ जाएगा, और एक एट्रोजेनिक, या हमने खुद से एक उसको ऑर्टिक स्टेनोसिस एडल्ट के एज के टाइम में प्रोवाइड कर दिया, लगा दिया। तो उसको हम लोग यूजुअली टाइम बाई करने के लिए, टाइम परचेज करने के लिए क्या करते हैं कि शुरू में बैलूनिंग करके छोड़ देते हैं, 2 साल 3 साल दोबारा बैलूनिंग कर सकते हैं, और जब वो बच्चा एडल्ट साइज गेन कर लेता है, जिसमें हम बड़े साइज का भाल्व लगा सकते हैं उसके मेच्योरिटी के हिसाब से, तो हम लोग रेगुलर ऑर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट कर देते हैं। बच्चों में टावर हम लोग यूजुअली नहीं करते, क्योंकि टावर यूजुअली टिश्यू वाल्व यूज करते हैं हम लोग, और उसमें 10 से 12 साल का ही लाइफ स्पैन यूजुअली बोलते हैं, कुछ पेशेंट्स में ज़्यादा भी चल सकता है। अगर फॉलो अप कैसे करना है, तो कोई पेशेंट अगर एसिम्टोमेटिक है, उसको कोई सिम्टम नहीं है, तो हर 1 से 2 साल पे उसको इको बराबर बुला के करना चाहिए। अगर कोई पेशेंट सिम्टोमेटिक है तो 6 महीने में बुला के करना चाहिए, और कोई पेशेंट सिम्टोमेटिक है और सीवियर डिजीज है, तो डेफिनेटली पेशेंट को इमीडिएट सर्जरी के लिए मतलब आगे बढ़ जाना चाहिए डॉक्टर की सलाह पे। जब भी डॉक्टर बताते हैं तो आप थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं, बट डेफिनेटली एक लेवल के अंदर ही, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर ही आप उस सर्जरी को कंप्लीट करवा लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। दूसरी एक बीमारी होती है
ये मैंने सिकुड़न के बारे में बताया। दूसरा होता है कि ऑर्टिक वाल्व रिगर्गिटेशन या लीकेज। इसमें क्या है, जैसे मैंने बताया कि जब ये वाल्व इधर से पंप करके ब्लड इधर जा रहा है तो ये पूरी तरह से खुल जाता है, लेकिन जब ये चैम्बर फैलना शुरू करता है जिसको हम लोग डायस्टली बोलते हैं, तो ये चैम्बर, ये वाल्व क्लोज हो जाता है ताकि ब्लड इस चैम्बर में फॉल ना करे। अब ये वाल्व के क्लोजिंग मैकेनिज्म, बंद होने के मैकेनिज्म में अगर किसी तरह का फॉल्ट आ जाए, ये क्लोजर में गैप रह जाए, तो इस क्लोजर वाले गैप से वाल्व का लीकेज हो सकता है इस वाले चैम्बर में, और उसका अपना अलग इफेक्ट आएगा कि ब्लड, अगर मान लीजिए इसके अंदर 100 ml नॉर्मली ब्लड रहना चाहिए, तो ये 150 ml या 200 ml ब्लड, 100 ml ब्लड एक्स्ट्रा इकट्ठा कर लेगा और 200 ml टोटल ब्लड हो जाएगा। तो उसके अंदर जब यहाँ पे ब्लड ज्यादा, इस वाले वाल्व के लीकेज के कारण ब्लड यहाँ डबल से ज्यादा इकट्ठा होने लगा, डबल इकट्ठा होने लगा, तो ये बैक प्रेशर से इस वाले चैम्बर में, उसके पीछे ये वाले लंग्स में एक प्रेशर और वाल्व का बैक फ्लो क्रिएट करेगा, जिसके कारण सांस फूलने की समस्या जो ऑर्टिक स्टेनोसिस में जैसे हो रही थी इसमें भी हो सकती है। लेकिन इसमें सिकुड़न के कारण नहीं है, ध्यान रखना है, इसमें वाल्व के बैक फ्लो या लीकेज के कारण है, जो नॉर्मली लीकेज नहीं होती है। तो पेशेंट बहुत सालों तक कोई सिम्टम नहीं हो सकते, एसिम्टोमेटिक रह सकता है। और उसके बाद जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सिम्टम आता है कि पेशेंट को धड़कन फील होती है, जब चूंकि ये जो ब्लड का बैक फ्लो इस चैम्बर में आ रहा है, इस चैम्बर में आ रहा है, और जब अगली अगली बार ये पंप करता है तो बहुत विग्रेसली पंप करता है, तो वो पेशेंट को पूरे शरीर में पल्पिटेशन की तरह फील होता है, हेड नॉडिंग हो सकती है, ऐसे ऐसे सर हिल सकता है, सांस फूलने की समस्या हो सकती है, थकावट हो सकती है, सीने में दर्द इसमें भी हो सकता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा आपका चैम्बर साइज बढ़ता है और इसमें उसमें ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट मायोकार्डियल मास की बढ़ जाती है, और सीने में पेन, चेस्ट पेन की शिकायत हो सकती है, और साथ में लेटने पे सांस फूलने की समस्या हो सकती है। कॉजेज में मोस्ट कॉमन कॉज वही मैंने बताया जो मेटल वाल्व के लिए था, रोमेटिक हार्ट डिजीज। दूसरा है कि अगर ये बाइकस्फीड वाल्व, ऑर्टिक वाल्व है, दो पत्ते वाली वाल्व है, तो इस तरह की सिम्टम्स जल्दी होने की चांसेस रहती हैं। जब बाइकस्फीड ऑर्टिक वाल्व होता है तो इस वाले पोर्शन का जो नॉर्मल साइज जितना होना चाहिए, तो ये डायलेट करना भी शुरू करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्टिक एनेरिज्म। तो ये बाइकस्फीड ऑर्टिक वाल्व के साथ इस वाले पार्ट का डायलिटेशन ऑर्टिक एनेरिज्म के फॉर्म में भी होता है। तो जब एक बार डायलेट करेगा तो वो वाल्व जो यहाँ पे होना चाहिए क्लोजर के टाइम में, वो धीरे धीरे दूर होता चला जाएगा और ये क्लोजर मैकेनिज्म फेल कर जाएगा और आपके वाल्व में लीकेज आने लगेगी, जिसके चलते आपको ये सिम्टम्स आ सकते हैं। और भी कुछ बीमारियां होती हैं जैसे मार्फन सिंड्रोम वगैरह है, जिसमें कि ये ऑर्टिक ऑर्टिक जो ऑर्टिक ऑर्टा जो है, ऑर्टा के जो ओरिजिन है उसका डायलिटेशन या फैलने की प्रक्रिया होती है, जिसके कारण वाल्व का प्रॉपर क्लोजर नहीं हो पाता और वाल्व में लीकेज की चांसेस बढ़ जाती हैं। दूसरा होता है कि ये जो मैंने अभी तक बताया, ये धीरे धीरे डेवलप होती हैं, सालों साल के अंदर डेवलप होती हैं और पेशेंट को धीरे धीरे सिम्टम्स बढ़ते हैं। दूसरा एक प्रॉब्लम होती है कि अचानक से इस वाल्व पे थोड़ी बहुत दिक्कत थी किसी कारण से और इस पे कोई इन्फेक्शन हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। तो इस इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस इतना एग्रेसिव वो बिहेवियर है कि इस वाल्व को मतलब विद इन 2 to 3 डेज इतना ज़्यादा डैमेज कर सकता है कि माइल्ड से वो पेशेंट सीवियर ऑर्टिक रिग्रेटेशन में कन्वर्ट हो सकता है और पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स हो सकते हैं। दूसरा है कि ये ऑर्टिक, अगर ये डायलिटेशन है जिसको हम लोग ऑर्टिक एनेरिज्म जिसको हम लोग बोल रहे थे, उसके अंदर की लेयर अगर, जैसे जो ऑर्टा है, ऑर्टा की 3 लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स में इंटीमा, मीडिया और एडवेंटिशिया, तो उसमें एक लेयर या एक पर्दे में कहीं अगर रप्चर हो जाए, वो फट जाए, तो जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्टिक डिसेक्शन, अंदर ही अंदर वो ब्लड सर्कुलेशन किसी वाल्व से होता हुआ आगे प्रोपोगेट होता चला जाता है और उसके कारण भी लीकेज होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्टिक डिसेक्शन विथ ऑर्टिक रिग्रेटेशन। तो ये एक कॉमन बीमारी है, यूजुअली ऑर्टिक एनेरिज्म के साथ एसोसिएटेड रहती है, जिसमें ऑर्टा फैली हुई है। लेकिन ऐसे भी ये हो सकती है अगर किसी को रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, ट्रॉमा हो गया, उसके चलते वाल्व का अगर डैमेज हो गया, तो भी ये समस्या हो सकती है। डायग्नोसिस के लिए फिजिकल एग्जामिनेशन हम लोग करते हैं, जिसमें कि मरमर जो मैंने बताया वो
नॉर्मली ऑर्टिक स्टेनोसिस का मरमर जब चैम्बर पंप करता है तब सुनाई देता है, लेकिन इसमें जो ऑर्टिक वाल्व लीकेज का मरमर है वो जब चैम्बर डायलेट कर रहा है, डायस्टोली हो रही है, तब सुनाई देता है। उसके अलावा अ, कुछ चीज़ें पल्स से हम लोग देखते हैं, लीकेज की सिविरिटी या लीकेज के बारे में पता कर पाते हैं। कुछ ब्लड प्रेशर, ऊपर वाले प्रेशर और नीचे वाले प्रेशर का डिफरेंस, अगर लीकेज अच्छा खासा है तो ज़्यादा ही डिफरेंस होता है। तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं, और इसमें मोस्ट कॉमन जो हम लोग इवेलुएट करते हैं वो ईसीजी से और इकोकार्डियोग्राफी से। इकोकार्डियोग्राफी गोल्ड स्टैंडर्ड है, जो सारी डिटेल बताता है कि वाल्व में कितनी लीकेज है, चैम्बर साइज कैसे हैं, ऑपरेटिव कैंडिडेट पेशेंट है कि नहीं है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें इको से मिलती है, और कभी कभी हमें अ, एक सपोर्टिव एविडेंस के रूप में चेस्ट एक्सरे और कार्डियक सीटी या कार्डियक एमआरआई, और रेयरली अगर पेशेंट ऑपरेशन के लिए जा रहा है तो डेफिनेटली 40 साल से ऊपर का है तो हम लोग उसको एक हार्ट की एंजियोग्राफी, कोरोनरी एंजियोग्राफी कर लेते हैं। प्लस अगर लीकेज पे कोई डाउट है तो हम लोग ऑटोग्राम करके देख लेते हैं, वहाँ पे जाके एक दवाई का इंजेक्शन देते हैं और देखते हैं कि कितना पोर्शन ऑफ जो हमने कंट्रास्ट या मेडिसिन दिया है वो लीक कर रहा है। जो तुरंत अगर लीकेज हुई है, जिसको हम लोग एक्यूट बोल रहे हैं, बिना किसी पुरानी बीमारी की, जिसमें अचानक जैसे इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस मैंने बताया, जिसमें वाल्व का इन्फेक्शन हुआ और वाल्व अचानक से ज़्यादा डैमेज हो गया, तो उस परिस्थिति में हम लोग इसको मेडिकल इमरजेंसी या सर्जिकल इमरजेंसी की तरह लेते हैं, और इमीडिएट इसका ट्रीटमेंट है पेशेंट को स्टेबलाइज करके वाल्व का रिप्लेसमेंट इमीडिएटली कर देना। इसमें हमारे पास यूजुअली टाइम नहीं होता। क्रोनिक वाले में जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, उसमें सिम्टम्स के हिसाब से ट्रीटमेंट दे सकते हैं और मेडिसिन दे सकते हैं। बहुत सारी डायबिटिक्स जो मैंने बताई, लैसिक्स या डेटोर के फॉर्म में, और भी ऐसी इनिबिटर्स आती हैं, बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, वो हम लोग दे सकते हैं। और फाइनली जब पेशेंट सिम्टोमेटिक है या हार्ट की पंपिंग कम हो रही है, हार्ट का चैम्बर का डायलिटेशन, इस वाले चैम्बर का डायलिटेशन ज़्यादा हो रहा है, इसकी पंपिंग कम हो रही है, या पेशेंट को सिम्टम इन स्पाइट ऑफ बेस्ट ट्रीटमेंट उसके सिम्टम्स वैसे ही चले जा रहे हैं, तो हम लोग उसको वाल्व रिप्लेसमेंट के लिए भेज देते हैं। अगर पेशेंट को माइल्ड लीकेज है तो हम लोग हर 2 साल 3 साल पे इको के लिए बुलाते हैं। मॉडरेट है तो 1 साल पे बुलाते हैं, और अगर सीवियर है तो हर 6 महीने पे बुला के उसको क्राइटेरिया देखने की कोशिश करते हैं कि ऐसा ना हो कि पेशेंट बहुत दिन तक फॉलोअप में ना आए और पेशेंट इस कंडीशन में पहुंच जाए जहां हम लोग किसी तरह के ऑपरेशन करने की स्थिति में ना हो। तो इसलिए रेगुलर हम लोग पेशेंट को बुलाते हैं। टावर के बारे में मैंने बता दिया, और टावर के एडवांटेजेस वही है कि इसमें क्या है कि बहुत मिनिमली इन्वेजिव है। जैसे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी जिस तरह से हम लोग पैर के रास्ते से करते हैं, उसी तरह से ये टावर में भी सेम प्रक्रिया को यूज़ करते हैं। दूसरा है कि रिकवरी इसमें फास्टर है कंपेयर टू ओपन हार्ट सर्जरी के। यूजुअली स्टे अगर सर्जरी हम लोग करते हैं ओपन हार्ट करके तो 8 से 10 दिन का होता है, इसमें 1 से 3 दिन में हम लोग पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। और पेशेंट अगर एल्डरली है तो इसमें डेफिनेटली बहुत कम रिस्क होता है। और जो रिजल्ट्स अभी तक देखे गए हैं वो लगभग बराबर हैं सर्जिकल वाल्व रिप्लेसमेंट के एल्डरली पेशेंट्स में। बहुत सारे पेशेंट ग्रुप में अब तो हम जो मीडियम रिस्क ग्रुप है, पहले सिर्फ हाई रिस्क जो पेशेंट होते थे वो उनको हम लोग टावर के लिए ऑफर करते थे। अभी इंटरमीडिएट बीच वाले रिस्क के पेशेंट को और लो रिस्क पेशेंट्स को भी हम सिग्निफिकेंट नंबर में टावर ऑफर कर रहे हैं। गाइडलाइंस भी चेंज हुए हैं। और टावर जो वाल्व है उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल बता दूंगा कि उसका इन्वेंशन एक साइंटिस्ट थे जिनका 2024 में उनकी डेथ हुई है अभी। और एलन क्रिबियर नाम था उनका, और उन्होंने ही इसको इन्वेंट किया था। और जो पहला पेशेंट उन्होंने टावर के लिए लिया था, उनको अलाउ किया गया था जब वो रोम में थे, तो उन्होंने उनको इस तरह का पेशेंट ऑफर किया गया था जो कि किसी भी तरह के सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं था, बहुत हाई रिस्क कैटेगरी था। तो उस तरह के पेशेंट जब टावर के लिए ऑफर किया गया तो यूजुअली आप समझ सकते हैं कि जिस एकदम हाई रिस्क पेशेंट जिसके जिसके डेथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, उस तरह के पेशेंट को ऑफर किया गया था। और
उसमें उन्होंने ये बताया था कि अगर हमारा पेशेंट आधे घंटे भी प्रोसीड्योर के बाद जिंदा रह गया तो हम प्रोसीड्योर को सक्सेसफुल मानेंगे, सफल मानेंगे। तो उन्होंने प्रोसीड्योर को कंप्लीट किया एंड सारी टीम ने लगभग आधे घंटे, 1 घंटे, 4 घंटे तक कैथ लैब के टेबल पे ही वेट किया और पेशेंट को कोई दिक्कत कैथ लैब के अंदर नहीं हुई। 5 घंटे, 3 से 4 घंटे के बाद वापस पेशेंट को शिफ्ट किया गया आईसीयू में। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये मेडिकल साइंस में ये ऐसी चीज़ है कि जिसको हम लोग सक्सेस को हमेशा ये डिफाइन नहीं कर सकते कि अ, मतलब पेशेंट 100% सक्सेसफुल होकर डिस्चार्ज हो जाए। ये हर ट्रीटमेंट का जरूरी नहीं है कि एंड रिजल्ट हो। इस केस में उस पेशेंट का जो सक्सेस डिफाइन किया गया था, ऑब्वियसली रिलेटिव्स का भी कंसेंट रहा होगा कि 30 मिनट्स भी अगर पेशेंट प्रोसीड्योर के बाद अलाइव रह गया, जिंदा रह गया, तो प्रोसीड्योर सक्सेस माना जाएगा, क्योंकि वो बहुत इंसेप्शन के स्टेज में था, अभी शुरुआती दौर में था। और पेशेंट उसके बाद 5 से 6 महीने जिंदा रहा और दूसरे प्रॉब्लम्स के कारण, किसी कैंसर के कारण उनकी डेथ हुई। और यहाँ से एक लैंडमार्क सर्जरी शुरू हुई टावर की, और वहाँ से बढ़ते बढ़ते ये बहुत ही इम्प्रूव्ड कंडीशन में आज के दौर में हम लोग बहुत आसानी से कर पाते हैं, और डेफिनेटली इसका बेनिफिट बहुत लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये सारा डिटेल था ऑर्टिक वाल्व डिजीज के बारे में। एक ब्रीफ क्रक्स था ऑर्टिक स्टेनोसिस, ऑर्टिक रीइरिटेशन के बारे में। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था टावर के बारे में, टावर की हिस्ट्री मैंने बताई थोड़ी सी, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। और ये सारे डिटेल्स थे। अब मैं देखता हूँ कि इसमें कोई क्वेश्चन है या नहीं है। कुछ क्वेश्चंस हैं, बाकी तो जनरल इंफॉर्मेशन है। एक क्वेश्चन है कि एक पेशेंट है मुकुल जी, उन्होंने लिखा है कि कल रात से इनका धड़कन बढ़ गया है और दवा भी खाने से आराम नहीं हो रहा है और सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। देखिए, इसमें ऐसे बताना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। एक बार आप आसपास जहाँ पे भी हैं वहाँ डॉक्टर से मिल लें, ईसीजी करवा लें। अगर संभव हो तो इको भी, अगर वहाँ आपके पेरिफेरल सेंटर में होता है तो इको भी करवा लें। और करवा के आप डिटेल्स आप फॉरवर्ड कर सकते हैं हमारे मोबाइल नंबर 9199448999 पे। उसको देख के जो भी ऑब्जर्वेशन होगा हम बताएंगे, या आप पटना आ सकते हैं तो पटना आ जाए, तो उसको देख के ही हम लोग बता पाएंगे। क्योंकि ये बताना कि धड़कन किस कारण से है, सांस की फूल रही है, ऐसे मोबाइल या मैसेज पे बताना रियली डिफिकल्ट है। आई थिंक अब इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है, तो इसी के साथ हम इस प्रोग्राम को यहीं पे विराम देते हैं। नेक्स्ट वीक हम किसी नए टॉपिक के साथ ही, जो वाल्व डिजीज से ही शायद टॉपिक और भी हैं, उनको मैं डिस्कस करूंगा। और टावर के बारे में एक सेपरेट सेशन में अलग से करूंगा, जिसमें कि थोड़ा और डिटेल में इसको डिस्क्राइब करूंगा। और भी जो टॉपिक्स जो आपके इंटरेस्ट के हों या आप कुछ जानना चाहें डिटेल में, तो उसको आप पोस्ट कर सकते हैं। हम लोग उसको एक सेशन सेपरेट करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप उसके बारे में जागरूकता आपकी बढ़ पाए, और आप जो भी आसपास के लोग हैं उनको भी इसको शेयर करें, ताकि उनको भी फायदा हो सके। इसी के साथ मैं डॉक्टर अभिषेक नमन हट कंकड़बाग पटना से आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट संडे 12 बजे हम लोग नए टॉपिक के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।